कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, जहां भरोसा होता है, अपनापन होता है और एक दूसरे के लिए इज्जत होती है। लेकिन क्या हो जब यही रिश्ता सारी हदें पार कर दे, जब एक भाई और बहन के बीच का रिश्ता प्यार, जुनून और हवस में बदल जाए। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक रिश्ते की जिसने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। आज की यह घटना मध्य प्रदेश की है। 7 मई 2026 की सुबह मध्य प्रदेश का भोपाल जबलपुर हाईवे सिरवरा पुल के पास मौजूद वो खतरनाक नागिन मोड़, जहां नीचे करीब 40 फीट गहरी खाई और घना जंगल था। उस इलाके में फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी अक्सर गश्त लगाने आया करते थे। उस दिन भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर रोज की तरह इलाके का चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नजर नीचे जंगल के बीच पड़े एक बड़े बोरे पर गई। पहली नजर में उसे लगा कि शायद किसी ने वहां कचरा फेंक दिया होगा, क्योंकि वो बोरा पहले भी कई बार दूर से दिखाई दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वहां से तेज बदबू आ रही थी। शक होने पर वो धीरे धीरे नीचे उतरा और बोरे के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने बोरा खोलने की कोशिश की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे के अंदर एक इंसानी लाश थी। शव बुरी तरह सड़ चुका था, इसलिए चेहरे को पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। इतना जरूर साफ दिख रहा था कि वो किसी पुरुष की लाश थी। हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि मौत सामान्य नहीं थी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आसपास के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देख रहे थे। जब लाश को बोरे से बाहर निकाला गया तो एक बेहद खौफनाक सच सामने आया। मृतक के हाथ पैर बांधे गए थे और उसके मुंह पर मोटी टेप चिपकाई गई थी। यह साफ इशारा था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। पुलिस ने टेप और बाकी सबूतों को जांच के लिए कब्जे में ले लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये आदमी कौन था। पुलिस ने आसपास के सभी थानों में सूचना भेजी। कोशिश की गई कि कहीं किसी व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई हो, मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी भी थाने से ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जैसे मानो इस इंसान को कोई खोज ही नहीं रहा था। इसी बीच जांच के दौरान बोरे से 2 और चीजें बरामद हुई। पहली थी एक किराने की दुकान की रसीद और दूसरी एक छोटे बच्चे की नोटबुक। पुलिस ने जब रसीद को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नरसिंहपुर जिले के साई खेड़ा इलाके की एक दुकान की थी, जो घटनास्थल से करीब 200 किलोमीटर दूर था। पुलिस तुरंत उस दिशा में जांच बढ़ाने लगी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों का ध्यान उस नोटबुक पर गया। नोटबुक में एक टीचर के सिग्नेचर बने हुए थे। यही चीज अब पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बन चुकी थी। स्कूल का पता लगाया गया और टीम सीधे वहां पहुंच गई। स्कूल में मौजूद शिक्षकों को वो नोटबुक दिखाई गई। काफी देर तक देखने के बाद एक टीचर तुरंत सिग्नेचर पहचान गया। उसे ये भी याद था कि ये कॉपी किस बच्चे की थी। उसने बच्चे का नाम और उसका पता पुलिस को बता दिया। ये जानकारी मिलते ही पुलिस बिना वक्त गवाए उस एड्रेस पर पहुंची। वहां पता चला कि वो बच्चा अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहता था। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों अचानक वहां से गायब हो चुके थे। अब मामला और ज्यादा रहस्यमय बन चुका था। पड़ोसियों और मकान मालिक से पूछताछ की गई। तभी पुलिस को पहली बार उस महिला का नाम पता चला। 32 साल की रीना किरार। करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन जिस महिला पर शक किया जा रहा था वो अपने घर लौटी ही नहीं थी। यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकेत बन गई, क्योंकि अक्सर किसी भी मर्डर केस में अगर कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए तो शक की सुई उसी तरफ घूमने लगती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जांच टीम ने तुरंत रीना किरार का मोबाइल नंबर ट्रैक पर डाला। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, पुराने लोकेशन रिकॉर्ड खंगाले गए और पिछले 5-6 दिनों की हर गतिविधि को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आता गया, मामला और उलझता चला गया। रीना एक जगह रुक ही नहीं रही थी। उसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। कभी बाड़ी, फिर इटारसी, वहां से मुंबई, उसके बाद इंदौर और आखिर में उज्जैन। पुलिस अब लगभग तय कर चुकी थी कि इस महिला का उस रहस्यमयी लाश से कोई न कोई सीधा संबंध जरूर है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी अधूरा था।
आखिर मरने वाला कौन था? जांच तेजी से आगे बढ़ी। पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया और आखिरकार 11 मई सोमवार के दिन उज्जैन से रीना किरार को पकड़ लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 पुरुष भी मौजूद थे, अरुण पटेल और हरनाम किरार। दोनों की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच थी, जबकि रीना खुद 32 साल की थी। तीनों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू हुई और यहीं से इस केस की असली परतें खुलनी शुरू हुई। जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं थी। रीना की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो शादीशुदा जिंदगी में धकेल दी गई। अगले करीब 10 साल उसने अपने पति के साथ बिताए और इसी दौरान उसका एक बेटा भी हुआ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए और आखिरकार उसने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रीना अपने परिवार से भी अलग रहने लगी। उसने किराए का एक कमरा लिया और वहीं अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। इसी दौरान सोशल मीडिया उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। वो घंटों ऑनलाइन रहती, पोस्ट डालती और वीडियो शेयर करती थी। इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जगह बना ली। ये आदमी था राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला वीर जाट। साल 2022 से 23 के दौरान वीर लगातार रीना की पोस्ट पर लाइक और कमेंट करता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और फिर ये रिश्ता काफी करीब पहुंच गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक सच अभी बाकी था। जिस लाश की पहचान करने में पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि उसी वीर जाट की थी। ये खुलासा होते ही पुलिस ने वीर के परिवार से संपर्क किया। भीलवाड़ा में पहले से ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। परिवार को बुलाया गया और उन्हें बरामद कपड़े, जूते और बाकी सामान दिखाया गया। उन चीजों को देखते ही परिवार टूट गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये सब वीर का ही था। अब सवाल सिर्फ इतना बचा था कि आखिर रीना किरार और उसके दोनों साथियों ने मिलकर वीर जाट की हत्या क्यों की। पोस्टमार्टम और बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वीर जाट की बॉडी उसके परिवार को सौंप दी गई। उधर पुलिस ने जांच की दिशा अब पूरी तरह रीना किरार की तरफ मोड़ दी थी। पूछताछ में धीरे धीरे जो बातें सामने आई, उन्होंने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। असल में कुछ समय पहले रीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी थी। वहीं से उसकी मुलाकात वीर जाट से हुई। शुरुआत सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स तक सीमित थी। वीर लगातार उसकी तस्वीरों और पोस्ट्स पर रिएक्ट करता, तारीफें करता और रीना भी उन बातों का जवाब देने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती गई। कमेंट सेक्शन से शुरू हुई ये जान पहचान चैट्स तक पहुंची और फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए। समय के साथ ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। वीर रीना को लेकर इतना सीरियस हो चुका था कि वो लगभग 900 किलोमीटर दूर से मध्य प्रदेश सिर्फ उससे मिलने आया करता था। कई कई दिन उसके साथ बिताकर वापस लौट जाता। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। इस कहानी में एक और शख्स था, अरुण पटेल। अरुण रीना की मौसी का बेटा था, यानी रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते थे। लेकिन बचपन में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और वक्त के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। बाद में जब परिवार को एहसास हुआ कि दोनों रिश्तेदार हैं और शादी संभव नहीं है, तब दोनों अलग हो गए। रीना की कम उम्र में शादी भी हो गई, मगर शादी टूटने के बाद उसकी जिंदगी में अरुण फिर लौट आया। अरुण रीना को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव था। वो चाहता था कि रीना सिर्फ उसी की रहे। इसी वजह से उसने उस पर जमकर पैसे खर्च किए। महंगी XUV 700 कार, आईफोन, सोने के गहने और रोजमर्रा के खर्च तक। रीना की जिंदगी का बड़ा हिस्सा अरुण ही संभाल रहा था। यही कारण था कि अलग होने के बावजूद दोनों का संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच रीना की जिंदगी में वीर जाट आ चुका था। जब अरुण को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उसके और रीना के बीच विवाद शुरू हो गए। बात इतनी बिगड़ी कि करीब 2 साल पहले मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में हालात शांत हो गए और रीना ने दोबारा अरुण से संबंध सामान्य करने शुरू कर दिए। वजह सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक जरूरतें भी अरुण से जुड़ी हुई थी।
दूसरी तरफ वीर को धीरे धीरे इस पूरे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। उसे मालूम हुआ कि रीना जिस आदमी के साथ जुड़ी हुई है वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार भाई है। ये जानने के बाद वीर बुरी तरह भड़क गया। वो रीना और अरुण दोनों पर दबाव बनाने लगा। उसने धमकी दी कि वो सबके सामने इस रिश्ते का सच उजागर कर देगा और सार्वजनिक तौर पर उन्हें बदनाम करेगा। वीर की यही धमकी अब रीना और अरुण दोनों के लिए खतरा बन चुकी थी। एक तरफ अरुण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ रीना को डर सताने लगा था कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहीं से दोनों ने मिलकर ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी को सीधे एक खौफनाक अपराध में बदल दिया। रीना किरार, अरुण पटेल और वीर जाट, इन तीनों की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं था। हमारी रिसर्च में यह बात सामने आई कि अरुण पटेल का नाम पहले भी कई विवादों और लोगों को धमकाने जैसे मामलों में सामने आ चुका था। ऐसे में पुलिस को शक था कि अगर किसी इंसान का अतीत हिंसा और दबाव बनाने से जुड़ा रहा हो तो वो आगे भी वैसी हरकत कर सकता है। इसी बीच रीना किरार लगातार वीर जाट के संपर्क में थी। दोनों के बीच बातचीत फिर से बढ़ने लगी थी और रीना ने वीर को यह भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। उसने वीर को नरसिंहपुर बुलाया और कहा कि अब वो सारी परेशानियों को खत्म करके उसके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती है। 29 अप्रैल 2026 को वीर जाट रीना के बुलावे पर उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां उसके लिए मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद अरुण पटेल और हरनाम किरार ने उस पर हमला कर दिया। उनके हाथ में बेसबॉल बैट था और उन्होंने वीर पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। सिर पर इतनी बेरमी से चोटें मारी गई कि वीर ने वही दम तोड़ दिया। कत्ल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल था लाश को ठिकाने लगाने का। तीनों ने मिलकर वीर के हाथ पैर बांधे, उसके मुंह पर टेप लगाया और फिर घर में रखी एक बड़ी बोरी निकाली। जल्दबाजी में उन्होंने उस बोरी को खाली तो कर दिया, लेकिन उसमें रीना के बेटे की नोटबुक और एक किराने की रसीद रह गई। यही छोटी सी गलती आगे चलकर पुलिस के लिए अहम सबूत बन गई। इसके बाद वीर की लाश को उसी बोरी में भरकर अरुण द्वारा रीना को गिफ्ट की गई XUV 700 की डिक्की में रखा गया। फिर करीब 200 किलोमीटर दूर तक सफर तय किया गया ताकि शव को ऐसी जगह फेंका जा सके जहां उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए और पुलिस कभी हत्यारों तक न पहुंच सके। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर जांच सही दिशा में हो तो सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को मौके से ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार उज्जैन से रीना किरार, अरुण पटेल और हरनाम किरार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया बेसबॉल बैट बरामद किया। साथ ही XUV 700 को भी कब्जे में लिया गया ताकि फॉरेंसिक जांच के जरिए केस को और मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा रीना और वीर की चैट्स भी रिकवर की गई। उन मैसेजेस में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह वीर को भरोसे में लेकर बुलाया गया और फिर पूरी प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की गई। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है। पुलिस लगातार रिमांड की मांग कर रही है ताकि इस हत्या से जुड़े हर पहलू तक पहुंचा जा सके और आरोपियों के खिलाफ ऐसा मजबूत केस तैयार किया जाए जिससे उनका बच निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को करीब लाने का काम किया है, वहीं कई बार यही रिश्ते खतरनाक मोड़ भी ले लेते हैं। कुछ लोग प्यार का सहारा लेकर सामने वाले का भरोसा जीतते हैं और जब हालात उनके मुताबिक नहीं चलते तो वही रिश्ता नफरत और अपराध में बदल जाता है। सबसे दुखद बात यह होती है कि कई बार सामने वाला इंसान सिर्फ प्यार करता है, लेकिन उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की हमारी दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में आरिश नाम का एक युवक अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई। उसकी माँ फलकनाज अपने बेटे और बेटी को ही अपनी दुनिया मानती थी, जबकि आरिफ खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में लोग उसे उसकी मेहनत, सादगी और खुश मिजाज
स्वभाव की वजह से काफी पसंद करते थे। समय के साथ जब आरिस शादी की उम्र में पहुंचा तो उसकी मां ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। वह चाहती थी कि घर में एक ऐसी बहू आए जो परिवार को संभाल सके और उनके छोटे से घर को खुशियों से भर दे। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने बिजनौर की रहने वाली रहीमा का रिश्ता बताया। लोगों के मुताबिक रहीमा शांत स्वभाव की और घर संभालने वाली लड़की थी। फलकनाज को यह रिश्ता पसंद आया और फिर दोनों परिवारों की मुलाकात कराई गई। बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार निकाह तय हो गया। शादी की तारीख 25 अप्रैल 2025 रखी गई। जैसे जैसे दिन करीब आता गया, दोनों घरों में तैयारियां तेज हो गई। आखिर वह दिन आ ही गया जब आरिस बारात लेकर बिजनौर पहुंचा और पूरे रीति रिवाज के साथ रहीमा को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते। घर वालों को लगा कि अब इस छोटे से परिवार में खुशियां लौट आई है, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर आरिस और रहीमा के बीच बहस होने लगी। धीरे धीरे यह बहस रोज के झगड़ों में बदल गई। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि कई बार दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे। फलकनाज यह सब देख रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि नई शादी में ऐसा होना आम बात है और वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। उन्होंने कई बार दोनों को समझाया और रिश्ते को समय देने की सलाह भी दी, मगर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लड़ाई झगड़े लगातार बढ़ते गए। बाद में फलकनाज को एहसास हुआ कि रहीमा इस शादी से खुशी नहीं थी। उसका कहना था कि यह निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। वह ना तो इस रिश्ते के लिए तैयार थी और ना ही किसी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। यही वजह थी कि वह आरिस को दिल से अपने नहीं मान रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही आरिस और रहीमा के रिश्ते में खटास साफ दिखाई देने लगी। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच बहस होना एक आम बात बन चुकी थी। रहीमा अक्सर आरिफ पर दबाव डालती कि अगर वह उसके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे तलाक दे दे और बदले में अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दे। रहीमा को अच्छी तरह पता था कि आरिफ आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। उसके पास करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति थी और यही वजह थी कि वह एलिमिनी के तौर पर मोटी रकम चाहती थी। लेकिन आरिस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे लगता था कि शादी को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और दोनों के बीच रिश्ता सही तरह से बना भी नहीं है। ऐसे में प्रॉपर्टी बांटना गलत होगा। यही बात धीरे धीरे दोनों के रिश्ते को और ज्यादा खराब करती चली गई। 8 अगस्त की रात भी घर के अंदर एक ऐसा ही माहौल था। किसी बात को लेकर आरिफ और रहीमा के बीच काफी बहस हुई। लड़ाई के बाद गुस्से में आरिफ घर से निकल गया। कुछ समय उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया ताकि उसका मूड शांत हो सके। करीब कुछ घंटे बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां फलकनाज और बहन से सामान्य तरीके से बात की, फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक कमरे के अंदर से गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि सो रही फलकनाज घबराकर उठ बैठी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को जगाया और दोनों तेजी से आरिफ के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा बंद था। माँ और बहन लगातार दरवाजा पीटती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और सामने रहीमा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही फलकनाज कमरे के अंदर पहुंची, सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। जमीन पर आरिफ खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके पास ही एक रिवॉल्वर पड़ी थी। फलकनाज ने तुरंत उस हथियार को पहचान लिया, क्योंकि यह वह लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो आरिफ को उसके दादा ने दी थी और जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। माँ और बहन पूरी तरह टूट चुकी थी। दोनों रोते हुए आरिफ को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान उनकी नजर रहीमा पर गई, जो कमरे के कोने में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। परिवार को यह बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि जिस वक्त उसे अपने पति की हालत देखकर परेशान होना चाहिए था, वह किसी और से फोन पर बात कर रही थी। आरिफ की बहन तुरंत मदद के लिए पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार को बुलाने दौड़ी। कुछ ही देर में घर लोगों से भर गया। सभी ने मिलकर आरिफ को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गोली उसकी कनपट्टी पर लगी थी और काफी खून बह चुका था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और परिवार को खबर दे दी, जिसने सबको तोड़कर रख दिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि आरिफ की मौत हो चुकी है। अब मामला सामान्य नहीं था, इसलिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
पूछताछ के दौरान परिवार ने अधिकारियों को बताया कि आरिफ लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तनाव में था। उनका कहना था कि पत्नी रहीमा के साथ लगातार हो रहे झगड़ों और रिश्तों में बढ़ती दूरियों की वजह से उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। आरिफ और रहीमा की शादी अब सिर्फ नाम पर ही रह गई थी। घर के अंदर हर दिन बहस, चीख पुकार और तनाव का माहौल बना रहता था। छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाले झगड़े इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि परिवार परेशान हो उठता। इन सबके बीच सबसे ज्यादा टूट चुका था खुद आरिफ। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और हमेशा तनाव में रहने लगा। फिर एक रात अचानक खबर फैलती है कि आरिफ ने खुद को गोली मार ली। परिवार के कुछ लोगों ने शुरुआत में यही माना कि लगातार घरेलू कलह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया होगा। पुलिस मौके पर पहुंची, औपचारिक जांच की गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगना बताई गई। इसी के साथ पुलिस ने यह मान लिया कि मामला आत्महत्या का है और केस फाइल बिना गहराई से जांच किए बंद कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही दबा रह गया, गोली चली कैसे? क्या सच में आरिफ ने खुद को शूट किया था या फिर कमरे में मौजूद रहीमा का इस मौत से कोई संबंध था? पुलिस ने इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार आरिफ को दफना दिया गया। शुरुआती दिनों में परिवार बेटों को खोने के दुख में इतना डूब गया था कि किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए। मगर समय बीतने के साथ जब रिश्तेदारों और गांव के लोगों से बातचीत शुरू हुई तो शक की सुई दूसरी दिशा में घूमने लगी। आसपास के लोगों का कहना था कि आरिफ मानसिक रूप से इतना कमजोर ही नहीं था, वह सिर्फ घरेलू लड़ाई से परेशान होकर अपनी जान दे दे। यही बात उसकी मां फलकनाज के मन में भी घर करने लगी। उन्हें लगने लगा कि उस रात कमरे में सिर्फ रहीमा मौजूद थी, इसलिए सच्चाई वह ही जानती थी। फलकनाज को शक था कि रहीमा आरिफ से छुटकारा पाना चाहती थी और संभव है कि उसी ने गोली मारकर उसकी हत्या की हो। इसके बाद परिवार ने केस दोबारा खुलवाने का फैसला किया। आरिफ की मां सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल कर दी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि आरिफ की बॉडी को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। जब कोर्ट ने पूरी फाइल देखी तो मामला उतना आसान नहीं लगा जितना पहली नजर में दिखाई दे रहा था। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब जांच में कभी खोजा ही नहीं गया। यही वजह रही कि कोर्ट ने फलकनाज की अर्जी स्वीकार कर ली और यह दोबारा जांच के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आ गई। आरिफ की मौत के करीब 7 महीने बाद 24 मार्च 2026 को पुलिस उस कब्रिस्तान में पहुंची जहां उसे दफनाया गया था। मजदूर बुलाए गए और कब्र की खुदाई शुरू हुई। काफी देर बाद आरिफ की बॉडी बाहर निकाली गई, जो लंबे समय तक दफन रहने की वजह से बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने सच सामने लाने के लिए सबको दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच फलकनाज की शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद जब पुलिस रहीमा को तलाशने उसके मायके पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। न रहीमा मौजूद थी और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आरिफ की मौत के बाद से ही पूरा परिवार अचानक गायब है। यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर देती है। अब पुलिस लगातार रहीमा और उसके परिवार की तलाश में छापेमारी कर रही है, क्योंकि उस रात कमरे में मौजूद इकलौती शख्स वही थी। आखिर उस कमरे में क्या हुआ था, इसका सच सिर्फ रहीमा ही जानती थी। क्या आरिफ ने सच में खुद को गोली मारी थी या फिर एक सुनियोजित हत्या थी? इस सवाल का जवाब अब दोबारा शुरू हुई जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका हुआ है। हालांकि एक बात जरूर साफ हो चुकी है, अगर शुरुआत में ही मामले की ठीक से जांच हुई होती तो शायद आज इस केस का सच धुंध में नहीं छिपा होता और मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं होता।